गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपके मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं पेपर टू में कर रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 है आपका सम्मिश्र विश्लेषण यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें जो है मैंने आपको एक शब्द था प्रतिवेश, प्रतिवेश, सामीप्य, नेबरहुड। ठीक है, तीनों एक ही चीज के नाम है। तो उसके बारे में जो है मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे फिर से जो है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि प्रतिवेश जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि मान लीजिए कि एक Z0 जो है कोई भी बिंदु है वो अपनी जगह जो है तय करके रखता है। ये अपनी जगह इसने तय कर दी कि यहाँ पे है Z0 या Z0, कुछ भी आप कह सकते हो। फिर वो क्या करता है कि अपने आसपास के बिंदुओं को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसके आसपास के बिंदुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। पता है मैं यहाँ पे इस तरह से सर्कल क्यों बना रही हूँ? क्योंकि हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग को ग्राफिकली बताना है तो हम लोग 2D में बताएंगे, न कि हम लोग जो है एक रेखा में बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग किस में बताएंगे? इसको 2 डायमेंशन में बताएंगे इस तरह से। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे जो है इस तरह से सर्कल ले रही हूँ। अब जो है इसके आसपास के जितने भी बिंदु होंगे, ठीक है, जितने भी सारे ले लो, यहाँ पे जितने भी बिंदु होंगे वो एक नियम के अंतर्गत इसके अंदर ही रहेंगे, इसके आसपास ही रहेंगे। तो वो नियम क्या होगा? ठीक है, वो नियम क्या होगा कि इस Z0 से उन बिंदुओं की दूरी जो है वो क्या होगी? इस Z0 से उन बिंदुओं की दूरी क्या होगी? वो हमेशा एक नंबर, कोई भी डेल्टा होगा उससे कम होगी, कोई भी डेल्टा होगा उससे कम होगी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो समुच्चय है, ये पूरा समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है? इसका प्रतिवेश कहलाता है, यानी उसका सामीप्य कहलाता है। आस पड़ोस जिसके हम जो है अगर प्रैक्टिकली बोले तो उसका खुद का जो है एक आस पड़ोस बना रहता है, तो वो इसका जो है नेबरहुड, सामीप्य या प्रतिवेश कहलाता है। तो यहाँ पे सारे बिंदु आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको पूरी लाइन से बना रही हूँ, जिसमें ये नहीं आएंगे, जो डॉटेड लाइन किनारी वाली की है ना मैंने, वो बिंदु नहीं आएंगे, इसके आसपास के सारे आ जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे, अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरे के पूरे बिंदु जो है वो किस में आ जाएंगे? इस Z0 के नेबरहुड में आ जाएंगे। और उसको किस तरह से बताते हैं कि n ये डेल्टा और Z0 इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C। और वैसे सारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनकी इस Z0 से दूरी जो है कितनी है? डेल्टा से कम है। कितनी है? डेल्टा से कम है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रतिवेश। ठीक है, यानी कि सामीप्य या कहते हैं नेबरहुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि एक Z0 बिंदु है, ठीक है, और हमारा एक फलन जो है FZ, तो वो जो है विश्लेषिक फलन कहलाता है। वो विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि हमें Z0 का कम से कम एक प्रतिवेश मिले, यानी कि इसके प्रतिवेश ज्यादा होंगे, आपको पता है ना, इसके प्रतिवेश ज्यादा होंगे। देखो ये भी इसका प्रतिवेश है, ये भी इसका प्रतिवेश है, ये भी इसका प्रतिवेश है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे आगे बढ़ते जाऊं तो ये बहुत सारे होंगे इसके क्या बहुत सारे प्रतिवेश मिल सकते हैं। तो कम से कम उनमें से एक तो प्रतिवेश मिले जिनमें प्रत्येक बिंदु पर जो हमारा FZ जो है W इज इक्वल टू FZ जो है वो क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? विश्लेषिक फलन। अगर कहीं पे भी विश्लेषिक शब्द आ जाए ना कि विश्लेषिक है, ये हमारा फलन जो है विश्लेषिक है, उसका मतलब है कि वो अवकलनीय तो है, अवकलनीय तो है किसी बिंदु पर, और वो उस बिंदु के जो है कम से कम एकाध तो आपको प्रतिवेश मिलेगा ही मिलेगा, एकाध तो उसका नेबरहुड मिलेगा ही मिलेगा जिस पर जो है वो क्या होगा? अवकलनीय होगा। ठीक है, अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे जो है इसका हम लोग विश्लेषिक फलन को जो है परिभाषा मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको कल बता दी थी क्या है। आज जो है हम लोग यहाँ पे जो है एक थ्योरम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको कुछ बिंदु जो है बता देती हूँ और उसके बाद हम लोग थ्योरम करते हैं। बस यही ध्यान में रखिए कि जहां पे भी अगर प्रतिवेश शब्द आ जाता है तो वो क्या करता है? Z0 के जो है आसपास के बिंदु को ही डिनोट करता है। ठीक है, और वो स्मॉल भी हो सकते हैं,
ठीक है, बहुत छोटा भी हो सकता है। देखिए प्रतिवेश जो है वो इतना भी हो सकता है, तो ये इतना भी हो सकता है, या फिर इतना भी हो सकता है। तो लगभग जो है क्या करते हैं कि उसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से प्रूव करने के लिए हमेशा क्या लेते हैं कि उसका प्रतिवेश जो है हमेशा छोटा ही लिया जाता है। ठीक है, छोटा ही लिया जाता है। अगर वो छोटे छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी उसके प्रतिवेश मिलेंगे तो उसमें जो है हमारे फलन का काम होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है उसको बताना है कि अवकलनीय है कि नहीं। अगर वो अवकलनीय हो जाता है Z0 के किसी भी एक प्रतिवेश में, तो हमारा फलन क्या कहलाता है, विश्लेषिक फलन कहलाता है। ठीक है, इसमें पहली जो है पॉइंट ये लिखेंगे कि पहला पॉइंट ये है कि FZ किसी प्रांत D में विश्लेषिक फलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रांत की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो तो मैंने वहां पे प्रतिवेश लिया था, अब जो है हम लोग प्रांत की बात कर रही हूँ। FZ किसी प्रांत D में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। ठीक है, अब देखिए वो तो किसमें था, प्रतिवेश की बात थी। अगर किसी प्रांत में बोला हो तो क्या होगा, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी एक पॉइंट जो है वो जरूर याद रखने जैसी है कि बोलते हैं कि यदि FZ किसी बिंदु Z0 पर विश्लेषिक न हो, यानी कि वह जो है उसके अंदर जो है उसके प्रतिवेश में जो है अवकलनीय न हो, तो Z0 FZ का विचित्र बिंदु यानी कि सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, या FZ की विचित्रता यानी कि सिंगुलैरिटी। पता है सिंगुलैरिटी अपने आप में एक टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। सिंगुलैरिटी जो है अपने आप में एक यहाँ पे पूरा एक चैप्टर है जिसमें जो है हमें प्रूव करना होता है, उसके लिए थ्योरम भी है सब। सिंगुलैरिटी यानी कि विचित्रता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जरूरी था बताना कि अगर किसी बिंदु पर अगर वो अवकलनीय नहीं है यानी विश्लेषिक नहीं है, ठीक है, तो वो बिंदु हमारा कौन सा बन जाता है, सिंगुलर पॉइंट, या उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी जो है कंपटीशन में इसके क्वेश्चन पूछते हैं सिंगुलैरिटी के, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है ये नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल प्रतिवेश के बारे में बता दिया, विश्लेषिक फलन के बारे में बता दिया। अब जो है बार बार जो, अब देखिए अब एक कोई फलन दिया है और पूछा है कि अब बताओ कि ये विश्लेषिक है कि नहीं है, तो हम लोग थोड़ी ना चेक करने बैठेंगे कि उसका प्रतिवेश लिया फिर उसके बिंदु पर देखेंगे अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक थ्योरम है, उसके ऊपर से जो है हम लोग चेक करेंगे कि हमारा फलन दिया हुआ विश्लेषिक है कि नहीं है। तो कोई भी फलन जो है विश्लेषिक होता है तो वो क्या करता है, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो चलिए लिखेंगे विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए हम लोग थ्योरम करते हैं कि विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध में जो है हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध जो है वो वैसे 3 बार पूछा गया है। आवश्यक प्रतिबंध जो कि पूछा गया आपको रिसेंटली अगर बात करें तो 10-14 में। तो आवश्यक प्रतिबंध क्या है, चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। ये कहते हैं कि फलन एफ जेड, अब देखो किस तरह से क्या होता है कि W इज इक्वल टू एफ जेड यानी कि U प्लस आयोटा V। तो देखिए मैं इस तरह से लिखूंगी UXY प्लस आयोटा VXY, ठीक है, कि किसी प्रांत D में विश्लेषिक प्रांत D में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में फलन U तथा V कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हो। अब देखिए कोशी-रीमान समीकरण क्या, ठीक है, कोशी-रीमान समीकरण लिखा है ना यहाँ पे, ये क्या, तो देखिए ये है कोशी-रीमान समीकरण। कौन सी, डेल U अपॉन डेल एक्स, यानी कि U का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किसके बराबर होना चाहिए, V के y के सापेक्ष आंशिक अवकलन के बराबर होना चाहिए। और U का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन V के x के सापेक्ष आंशिक अवकलन के बराबर होगा, लेकिन इसके आगे आएगा नेगेटिव साइन। तो अब जो है ये इक्वेशन कोशी-रीमान समीकरण आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कोई भी फलन जो है किसी प्रांत में विश्लेषिक फलन कब कहलाता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फलन जो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू UXY प्लस आयोटा VXY में लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये U और V जो है वो क्या होने चाहिए, U और V जो है वो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करने होने चाहिए। चलिए कोशी-रीमान समीकरण कौन सी है, डेल U अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल वाई, और डेल U अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। अब देखिए इनको शॉर्ट में लिखती हूँ कि U x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू V y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर U y के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू माइनस V और ये x। तो देखिए ये जो है आपकी कोशी-रीमान समीकरण, ये है कोशी-रीमान समीकरण। तो पता है जब भी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें आप देख लोगे U और V क्या है, ठीक है, पता चल जाएंगे, जैसा भी दिया होगा आपको मालूम चल जाएंगे। फिर आप क्या करोगे कि ये जो है U का x के सापेक्ष, V का y के सापेक्ष, फिर U का y के सापेक्ष और V का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। फिर देखोगे कि ये दोनों बराबर होना चाहिए और इन दोनों के बीच में जो है बराबर तो होंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो सीधा पता चल जाएगा कि मेरा फलन जो है वो कौन सा है, विश्लेषिक है कि नहीं है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंशिक अवकलन करना है। क्या करना है, यहाँ पे आंशिक अवकलन करना है और मालूम चल जाएगा कि फलन जो है विश्लेषिक है कि नहीं, ठीक है, फलन विश्लेषिक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है इसको पता है इसका प्रूफ भी है, इसको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है इसका प्रूफ देना है।
ये कोशी-रीमान समीकरण जो है आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अभी तो इसका ये कार्तीय रूप है, उसके बाद हम इसका ध्रुवीय रूप भी लिखेंगे, ठीक है, कोशी-रीमान समीकरण का, जो कि एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा गया है और थ्योरम भी जो है पूछा गया है, 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि अब जो है जो भी यहाँ पे थ्योरम आएंगे उनका प्रूफ भी आएगा। तो माना एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, तब डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश जेड, प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अब देखिए मैं दूसरी भाषा में लिखा है, डी के प्रत्येक बिंदु पर जो है एफ जेड अवकलनीय है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड अवकलनीय है, और मैंने क्या लिखा है, डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से अद्वितीय रूप में विद्यमान है, अद्वितीय रूप में विद्यमान है। अतः z बिलोंग्स टू d के लिए f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z। ठीक है, ये परिभाषा जो है मैं लिख रही हूं किसकी, अवकलनीयता की, ठीक है, अवकलनीयता की। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब जो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे u और v के फॉर्म में लिखूंगी। मेरी दी हुई समीकरण जो है इसको मैं क्या लिखूंगी कि u और v के फॉर्म में लिखूंगी। तो देखिए किस तरह से, और फिर मैं इसको यहाँ पे ये प्रूव करके बताऊंगी, दोनों ही कोशी-रीमान समीकरण लेके आऊंगी। देखिए बड़ी सी इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे कि f डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे सही रहेगा मोटा के, क्योंकि लंबी इक्वेशन। f डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स, अब क्या करूंगी, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है डेल्टा जेड के बदले ये दोनों ले लेती हूँ। अब देखिए मुझे क्या लिखना है, f ऑफ z प्लस डेल्टा z, और एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, u प्लस आयोटा v। तो देखिए मैं इस तरह से लिखती हूँ कि u एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा v एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। ये आ गया आपके कौन सा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। पहले किस में लिखा, एफ जेड में लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर एक्स और वाई में अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, एक्स के साथ भी डेल्टा एक्स और वाई के साथ भी डेल्टा वाई भी हमें लेना होगा, और माइनस दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और अपान क्या है यहाँ पे, अपान जो है आपका डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि अब डेल्टा जेड मैंने हटा दिया है तो मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। तो अब जो है जबकि मेरा एफ डैश जेड जो है वह जो है अद्वितीय रूप से विद्यमान है, ठीक है, लिखेंगे कि एफ डैश जेड अद्वितीय रूप में विद्यमान है, अद्वितीय रूप में विद्यमान है, चाहे डेल्टा जेड किसी भी पथ पर, किसी भी वक्र पथ पर मैं कहूं, किसी भी वक्र पथ के
अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। ठीक है, एफ डैश जेड जो है हमको मिल ही रहा है, उस प्रांत डी में मिल ही रहा है, यानी कि प्रत्येक जेड के बिंदु पर मुझे इसका अवकलन जो है मिल रहा है, एफ का अवकलन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है किसी भी वक्रपथ के अनुदिश में क्यों नहीं चली जाऊं, मुझे एफ डैश जेड जो है प्राप्त होगा ही। तो सबसे पहला क्या लेते हैं, केस वन। केस वन क्या कहेंगे कि जब डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो। अगर ये शून्य की ओर एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स। तो अब जो है यहाँ पे इसकी लिमिट जो है पूरी चेंज हो जाएगी। देखिए मैं मिटा के यहीं पे लिख रही हूँ क्योंकि मेरी इक्वेशन काफी लंबी है, तो मैं दूसरी तरफ जो है लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो एफ डैश जेड जो है अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो ये जो मेरी एफ डैश जेड है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, अब क्या आ गया, डेल्टा वाई तो 0 आ गया, तो क्या रहेगा, डेल्टा एक्स ही रहेगा। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और जहां पे भी डेल्टा वाई है वहां पे क्या लिखना है, 0। तो ये हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। ठीक है, ये एक ब्रैकेट और माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये दूसरी ब्रैकेट और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स। अब जो है हम क्या करेंगे कि u के पदों को एक साथ और v के पदों को एक साथ लेकर जो है लिमिट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो u x प्लस डेल्टा x y, और इसको क्या ले लूंगी, ये v u को इस तरफ ले लेती हूँ। ठीक है, ये इस तरफ ले लेती हूँ और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अपॉन डेल्टा x। फिर जो है इसमें से जो है मैं क्या करती हूँ कि आयोटा को बाहर ले लूं। ठीक है, इसमें से जो है मैं आयोटा को बाहर ले रही हूँ और आयोटा को बाहर लेने के बाद जो है फिर दूसरी लिमिट लगाती हूँ कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यहाँ पे वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखेंगे यहाँ पे y तो जो है वो पड़ा ही है, y के सापेक्ष कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग, x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अवकलन जो है किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसको जो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको लिख सकती हूँ मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स और मैं इसको लिख सकती हूँ, ये जो है आयोटा बाहर और इसको देखिए x के सापेक्ष ही हो रहा है, वेरिएशन भी किसमें, x में ही है और नीचे भी क्या है, यहाँ पे डेल्टा x है। तो ये हो जाएगा आपके, ये है एफ डैश जेड, तो इसको नाम दे देते हैं 2, 1 तो उसको नाम दे दिया, इक्वेशन 2। अब जो है केस नंबर 2 लेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 लेंगे कि केस 2, जब डेल्टा जेड y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा y। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा x जो है वो 0, क्योंकि y अक्ष पर डेल्टा x 0 होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा y, ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा y। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेल्टा y, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इज टेंड्स टू 0 और ये इक्वेशन जो है पूरी की पूरी बदल जाएगी। यहाँ पे डेल्टा x जो है वो 0 आ जाएगा
तो देखेंगे कि किस तरह से लिखना है हमें यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा u x आ जाएगा क्योंकि डेल्टा x जो 0 हो गया, y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v x y प्लस डेल्टा y, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस दूसरी ब्रैकेट में u x y माइनस प्लस आयोटा v x y, ये पूरा जो है अपान क्या होगा यहाँ पे आयोटा डेल्टा y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा, इसके नीचे ये आयोटा डेल्टा y। फिर जो है हम लोग क्या लेंगे, फिर से जो है अलग अलग लिमिट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे x तो ऐसे ही पड़ा है, सिर्फ वेरिएशन किस में हो रहे हैं y में हो रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, पहली ब्रैकेट में मैं u को एक साथ ले लूं x y प्लस डेल्टा y माइनस u एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल्टा y, ठीक है, अपॉन आयोटा डेल्टा y। और फिर जो है इनमें से आयोटा जो है कॉमन आ जाएगा और नीचे भी यहाँ पे बाद में लिख लेंगे आयोटा कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, आयोटा जो है बाहर और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा कि v x प्लस वाई प्लस डेल्टा y, ठीक है, माइनस v एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज और अपॉन आयोटा डेल्टा y। तो देखिए आयोटा आयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है सिर्फ y के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, तो 1 अपॉन आयोटा और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन डेल y और प्लस यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा डेल v अपॉन डेल y। सिर्फ y के सापेक्ष उसका अवकलन हो रहा है, ठीक है, y के सापेक्ष उसका अवकलन हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे देते हैं, ठीक है। ये है आपका f डैश z इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। तो आपकी 2 वाली और 3 वाली दोनों ही बराबर होनी चाहिए क्योंकि हमारा fz जो है अद्वितीय रूप से जो है विद्यमान है, इस वजह से जो है हम लोग 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से मैं फिर से लिखती हूँ f डैश z इज इक्वल टू वो क्या था डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। वो किसके इक्वल है 1 अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई और ये हो जाएगा प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। हम लोग जानते हैं कि हमेशा आयोटा को हम लोग जो है इस तरह से नहीं लिखते हैं, नीचे जो है यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। दोनों इक्वेशन जो है एक तरफ आयोटा है एक तरफ नहीं है, ठीक है। एक इक्वेशन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो तरह के हैं, तो वहां पे जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो देखिए दिस इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आ गया डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई और यहाँ पे आ गया कि डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखिए ये कोशी रीमान समीकरण जो है आ गई, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान में रखनी है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए।